Hello students, we are going to see today the phases of the compiler. In the yesterday's class, in the last class, we have seen about what is a compiler, what is the use of that और उसको हम पढ़ते कैसे हैं और उसका क्या काम है. ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने देखा. अभी की क्लास में हम देखने वाले हैं अभी के लेक्चर में व्हाट आर द डिफरेंट फेज ऑफ द कंपाइलर. कंपाइलेशन का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए उस पूरे होल प्रोसेस को डिवाइड किया गया है डिफरेंट फेजेस में, ताकि काम भी आसान हो, समझने भी आसानी हो और जो जो चीज़ें आती जाएं उनको देखने में भी आसानी हो. बेसिकली इसको हम दो मॉडल्स के फॉर्म में देखते हैं, एनालिसिस एंड सिंथेसिस. दो पार्ट्स में देखते हैं. पहले एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद सिंथेसिस किया जाता है. देखिए, एनालिसिस का मतलब है हम उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और उससे जो नॉलेज होता है उसको कंबाइन करके हम उसको सिंथेसाइज करते हैं. सिंथेसाइज करने का मतलब होता है उसके कॉम्बिनेशन को जोड़ना और उसका यूज़ करना. बेसिकली देर आर टू पार्ट्स टू कंपाइलेशन. एनालिसिस डिटरमाइंस द ऑपरेशंस इम्प्लाइड बाय द सोर्स प्रोग्राम विच आर रिकॉर्डेड इन अ ट्री स्ट्रक्चर. इसके भी हम डिफरेंट फेजेस देखेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा. और सिंथेसिस टेक्स अ ट्री स्ट्रक्चर एंड ट्रांसलेट्स द ऑपरेशन देयर इनटू द टारगेट प्रोग्राम. बेसिकली 6 फेजेस ऑफ कंपाइलर होते हैं, जिनका नाम है लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेटर. ये इसका डायग्राम है. ये देखिए, इनिशियली आप यहाँ से सोर्स प्रोग्राम देंगे और आपको टारगेट प्रोग्राम मिलेगा. और ये जो 6 फेजेस हैं, लेक्सिकल एनालाइजर और एनालिसिस स्कैनर, सिंटैक्स एनालाइजर और पार्सर कहा जाता है, सिमेंटिक एनालाइजर और नेक्स्ट फेजेस इंटरमीडिएट कोड जनरेटर. कोड जनरेटर से कोड ऑप्टिमाइजेशन पे जाता है एंड कोड जनरेट होता है. और ये सारे फेजेस दो और येलो में आपको दिख रहा है, दो और मॉड्यूल से कनेक्टेड है. एक है एरर हैंडलर, जो हर फेज में जब एरर आती है तो उनको हैंडल करता है और एरर सॉल्व होने के बाद ही नेक्स्ट फेज में जाता है. और दूसरा है सिंबल टेबल मैनेजर. जितना भी डेटा आता है, जितने भी वेरिएबल्स आते हैं, उनके बारे की इंफॉर्मेशन हम यहाँ स्टोर करते हैं और अल्टीमेटली इस तरह सोर्स प्रोग्राम टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट होता है. अब हम एक एक फेज को देखेंगे. कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाइलर. सोर्स प्रोग्राम, स्टार्टिंग में आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है. सबसे पहला फेज है जिसको हम बोलते हैं स्कैनर और लेक्सिकल एनालाइजर. स्कैनर का मतलब होता है एक एक वर्ड को, टोकन को देखना और उसको एनालाइज करना. जिसको यहाँ पे एक एक यूनिट होती है, लॉजिकल यूनिट जो कनेक्टेड होती है, उसको हम टोकन बोलते हैं. उसको एनालाइज करके हम जो नेक्स्ट फेज है पार्सर और सिंटैक्स एनालाइजर, उसको देते हैं. अब लेक्सिकल एनालाइजर और स्कैनर क्या काम करता है? ये स्कैनर एनालिसिस करता है सोर्स प्रोग्राम की. द स्कैनर बिगिंस द एनालिसिस ऑफ द सोर्स प्रोग्राम बाय रीडिंग द इनपुट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंड ग्रुपिंग कैरेक्टर्स इनटू इंडिविजुअल वर्ड्स एंड सिंबल्स कॉल्ड टोकन्स. बेसिकली इट रिकग्नाइज द टोकन. ये रिकग्नाइज करता है टोकन को कि टोकन ठीक है कि नहीं है. अब देखिए किस तरह के टोकन हो सकते हैं. टोकन मतलब लॉजिकल, जिनको हम कलेक्टिवली एक ग्रुप बना सकें. ऑपरेटर्स, माइनस, प्लस, लेस देन, ग्रेटर देन, ये ऑपरेटर्स हैं. कीवर्ड्स इफ, वाइल, फॉर, इन, डबल, ये हैं कीवर्ड्स, मतलब फिक्स वैल्यू वाले वर्ड्स. आइडेंटिफायर्स मतलब जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, जो वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं, मैक्स, एवरेज, पाई. ये चीज़ें आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑलरेडी करी हुई हैं. न्यूमरिक कॉन्स्टेंट्स 30, 40.5 एग्जाम्पल हैं. कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स A7. स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट में डबल कोट्स का डिफरेंस आता है. स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स डबल कोट्स में आता है. हेलो ABC कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है A इज इक्वल टू B+C. अगर ये सोर्स लाइन है हमारी तो यहाँ पे A, B, C आर आइडेंटिफायर्स और इनको वेरिएबल्स कहा जाता है. इक्वल टू प्लस आर ऑपरेटर्स. सेकेंड एग्जाम्पल है 2AC इज इक्वल टू C+C1. तो ये जो है 2AC इज इक्वल टू, तो ये कैलकुलेशंस ठीक नहीं है, इसको हम इस तरह नहीं लिखते हैं. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ कंपाइलर जो है, इसमें ये था पहला वाला पार्ट, लेक्सिकल एनालाइजर. सेकेंड पार्ट है सिंटैक्स एनालाइजर. अभी हम ना एक ब्रीफ ओवरव्यू देख रहे हैं. इसके बाद आपके जो यूनिट्स हैं वो ये एक एक इसमें डिवाइडेड हैं, तो डिटेल्स में हम पूरी फंक्शनिंग फिर से देखने वाले हैं. अभी जस्ट एक ओवरव्यू फेजेस ऑफ द कंपाइलेशन कैसे होता है. और इनके ऊपर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं कि
ये फेज का वर्क क्या है, या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द कंपाइलर, तो आपको फेजेस लिखने पड़ते हैं, जो पहला वाला डायग्राम हैंडलर वाला बताया मैंने, प्लस थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। अब जो ये सेकेंड फेज है सिंटेक्स एनालाइजर और पार्सर, इसका टास्क क्या है? द टास्क ऑफ पार्सर इज टू ग्रुप टोकन्स into sentences and determine that the sequence of tokens in a sentence are in correct order or not according to grammar of the language। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है या कोई भी लैंग्वेज है, उसके जो आपके पास वर्ड्स आ गए, अगर आप उनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं रखोगे तो वो ग्रामर के हिसाब से नहीं होगा, तो आपको आंसर्स ठीक से नहीं मिलेंगे, मतलब कुछ का कुछ हो जाएगा। आप जैसे देखिए यहाँ पे a+b/c/d इज सिंटैक्टिकली लीगल। क्यों? क्योंकि इसका हम एक ट्री बना सकते हैं। a+b/c जो है पहले कैलकुलेट होगा, फिर उसका जो p/c का कैलकुलेशन होगा डिवीजन बाय d, एंड देन उसका एडिशन होगा प्लस के साथ। तो इसके साथ आप ट्री बना सकते हैं, तो दैट्स ओके। अब a+b/c/d इज इलीगल, क्योंकि इसका आप ट्री नहीं बना सकते, मतलब एक स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, तो ये इलीगल है। नेक्स्ट कंपोनेंट है सिंटेक्स सेमांटिक एनालाइजर। इस ये क्या करता है? इट गैदर्स टाइप इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेंड्स। मतलब अगर दो टाइप के वेरिएबल्स हैं, अगर इंटीजर और इंटीजर हैं तो उनको आप ऐड कर सकते हो, इंटीजर और कैरेक्टर तो उसको आप ऐड नहीं कर सकते। तो टाइप इन्फॉर्मेशन लेता है और टाइप चेकिंग भी ऑपरेंड के ऊपर करता है। बेसिकली इसका नाम है सिमेंटिक एनालाइजर, मतलब सिमेंटिक मतलब मीनिंग का पता करता है। इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, देखिए एक वेरिएबल है b, उसको आपने कैरेक्टर स्ट्रिंग कांस्टेंट दिया राम, c को वैल्यू दिया 20, दैट इज अ न्यूमेरिक कांस्टेंट। अब a इज इक्वल टू b+c करेंगे तो ये ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग टाइप के हैं। दूसरा एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू b+40.4, वेयर जो a है वो रियल, a की वैल्यू रियल है एंड 40.4 is a type integer, 40.4 is a डेसिमल कांस्टेंट। अब इस पे क्या किया जाएगा? b जो है इंटीजर है, उसको आप रियल में कन्वर्ट करो और फिर उन दोनों को ऐड करो, और a की वैल्यू तो रियल ही दी हुई है, तो इस तरह आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट फेज है कंपोनेंट्स इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। अब क्या हुआ? टोकन्स आ गए, टोकन से पास ट्री बन गया, मतलब स्ट्रक्चर ठीक है, आपने मीनिंग देख ली। उसके बाद आप आओगे इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। कोड जनरेशन के पहले इंटरमीडिएट जनरेट होता है, मतलब टेम्पररी जैसा। तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो सेमेंटिक एनालाइजर से हमें इंफॉर्मेशन मिली उसको हम टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के पहले एक इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में कन्वर्ट करते हैं, और वो उनके जो फॉर्म्स होते हैं 3 एड्रेस कोड, पोस्टफिक्स नोटेशंस, ये इंटरमीडिएट कोड के फॉर्म्स होते हैं जिनमें हम जनरेट करके देखते हैं। इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये सब चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं, अभी आप सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ में देख लीजिए। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल e इज इक्वल टू a+b/c/d। तो यहाँ पे ये पहले b/c का मल्टीप्लिकेशन करेगा, जिसको ये टेम्पररी 1 में स्टोर करेगा, देन टेम्पररी 2 में स्टोर किया जाएगा टेम्पररी 1/d, टेम्पररी 3 विल बी a+temp2, टेम्पररी 2, और e को असाइन वैल्यू होगी टेम्पररी 3। तो इससे क्या हो जाता है, टेम्पररी वैल्यूज़ निकालने से आगे कहीं और भी ये वैल्यू जो होती हैं तो वहाँ पे भी ये काम आता है, और कैलकुलेशंस ईजी हो जाते हैं, एरर फाइंडिंग भी ईजी हो जाती है। दिस इज इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। अब ये वैल्यूज है ये दी जाती हैं कोड ऑप्टिमाइज़र को। कोड जैसे नाम से ही समझ में आता है, कोड को ऑप्टिमाइज करना, मतलब जो काम एक बार हो सकता है उसको 3-4 बार ना करना। उससे क्या होगा, अगर आप 3-4 बार करोगे तो आपकी स्पेस भी वेस्ट होगी, आपकी टाइम भी जाएगी, तो वो चीज़ें यहाँ पे रिमूव की जाती हैं। इसका पर्पस क्या है? इट रिमूव द रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब रिपीटेशन ऑफ द कोड एंड रिड्यूस द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द सोर्स प्रोग्राम। अगर एक काम एक बार करना पड़े और बजाय 5 के, तो 5 बार का आपने टाइम सेव कर लिया, तो इट विल हेल्प इन दैट वे। अब इसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं, दिस गोज टू द कोड ऑप्टिमाइज़र का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में से a इज इक्वल टू b+c+d, और ये ही सारे कैलकुलेशंस फिर से e में हो जा रहे हैं। तो इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? a इज इक्वल टू b+c+d, e इज इक्वल टू f+a। इससे क्या एडवांटेज होगा?
जब ए की कैलकुलेशन आप करेंगे, बी की वैल्यू फेच करनी पड़ेगी, सी की वैल्यू फेच करनी पड़ेगी, डी की करनी पड़ेगी, फिर इनको ऐड करना पड़ेगा और फिर ए में स्टोर करना पड़ेगा। ई के कैलकुलेशन के लिए वापस या फिर से सब काम करेंगे। तो उसके बजाय जो आपने पहले वैल्यूज़ फाइंड की हैं बी प्लस सी प्लस डी की, जो कि ए में हैं, वो वैल्यूज़ आप यहाँ स्टोर करके रख सकते हैं। एंड ई इज इक्वल टू एफ प्लस ए। एग्जाम्पल 2 है, फॉर एग्जाम्पल फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 100 एक लूप दिया हुआ है जिसमें z इज इक्वल टू जेड प्लस आई एंड x इज इक्वल टू a प्लस 5। तो a प्लस 5 जो है यहाँ पे आपको i की वैल्यू चेंज हो रही है तो z की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन x इज इक्वल टू a प्लस 5 इट इज़ अ सब कॉन्स्टेंट एडिशन जो कि बार बार वापस हो रहा है, तो उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। आप बाहर निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और बाकी रेस्ट जो एग्जाम्पल का कोड है, फॉर लूप का कोड है, वो वैसे का वैसे रहेगा। इससे x इज इक्वल टू a प्लस 5 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होने से बच जाएगा। सो इट विल सिंप्लीफाई द थिंग्स। अब कोड जनरेटर का काम, इट प्रोड्यूसेस अ टारगेट मशीन कोड इक्वलेंट टू सोर्स कोड। ये टारगेट मशीन कोड जनरेट करता है इक्वलेंट टू सोर्स कोड और बेसिकली इट इज़ इन द निमोनिक फॉर्म। निमोनिक फॉर्म से क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म बिफोर टू द मशीन लैंग्वेज विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वंस। अब यहाँ पे देखिए एक ये स्टेटमेंट है, पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इंटू 60। अब यहाँ पे रेट जो है इट इज़ अ रियल वैल्यू, इनिशियल इज ऑल्सो रियल वैल्यू, पोजीशन इज ऑल्सो रियल वैल्यू। तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले तो ये आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इसका जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मतलब जो एक एक यूनिट है, पोजीशन एक यूनिट है, इक्वल टू एक यूनिट है, इनिशियल एक यूनिट है, रेट और इंटू 60 भी एक यूनिट है, तो ये जो है ये ठीक है कि नहीं है, ये टोकन्स हैं। इसमें टोकन्स मतलब इंडिविजुअल यूनिट्स, पोजीशन इनिशियल प्लस, तो ये इसको हमने टोकन का नाम दिया। पोजीशन को आइडेंटिफायर 1, इनिशियल को आइडेंटिफायर 2, रेट को आइडेंटिफायर 3, इनको 60 से मल्टीप्लाई किया गया। अब पार्सर में ये क्या कर रहा है, पार्स ट्री बना रहा है और id इज इक्वल टू id इंटू 60, id प्लस इज इक्वल टू id1। और यहाँ पे सिमेंटिक एनालाइजर में क्योंकि जो रेट वैल्यू है वो रियल वैल्यू थी, तो 60 को जो इंटीजर कांस्टेंट था उसको कन्वर्ट किया गया रियल वैल्यू में, उसको मल्टीप्लाई किया गया इंटीजर से, फिर उसको ऐड किया गया इंटीजर 2 में, id2 में, और फिर वैल्यू इज इक्वल टू id3। इसके बाद यहाँ देखिए ये हो गया आपके 3 फेज, स्कैनर, पार्सर और सिमेंटिक एनालाइजर। तो ये जो 3 फेज है, लेक्सिकल, सिमेंटिक और सिंटैक्स और सिमेंटिक, दिस कम्स अंडर द फेज ऑफ एनालिसिस फेज, और इनको सिंथेसिस फेज के साथ जोड़ता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। अब यहाँ पे टेम्पररी 1 में इंटू रियल वैल्यू आएगी 60, टेम्पररी 2 इज id3 इंटू टेम्प 1, टेम्प 3 इज इक्वल टू id2 प्लस टेम्प 2 इज टेम्पररी 2। सो id1 इज असाइन द वैल्यू ऑफ टेम्पररी 3। अब कोड ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, ये डायरेक्टली टेम्पररी 1 को कैलकुलेट करेगा id3 इंटू 60.0 मतलब कन्वर्ट करके, और id1 इज इक्वल टू id2 प्लस टेम्पररी 1। अब इसके लिए कोड जनरेशन है मूव एफ। ये सब आप असेंबली लैंग्वेज में देख चुके होंगे, माइक्रो प्रोसेसर में जो कमांड्स होते हैं। मूव एफ इज फ्लोटिंग पॉइंट का मूव करना है, id3 को रजिस्टर 2 में मूव किया, फिर मल्टीप्लाई किया आपने उसको विथ 60.0 कांस्टेंट से, रियल कांस्टेंट, और id2 मूव हुए। फिर मूव करना है आपको id2 की जो वैल्यू हुई वो r1 में ऐड करना है, r2 एंड r1। यहाँ पे 2 रजिस्टर्स यूज़ किए हैं, r1 एंड r2, उनको एडिशन किया गया, ऐड, और f इज़ फॉर द फ्लोटिंग वैल्यू। और फिर फाइनली जो वैल्यू आई ऐड करने के बाद दैट इज़ मूव टू फ्रॉम r1 टू id1, जो r1 में वैल्यू एडिशन किया है। सो दिस इज़ द ओवरऑल, मतलब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो इनिशियल वैल्यू है, पोजीशन इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट इंटू 60, दैट इज़ कन्वर्टेड टू दिस कोड जनरेशन के बाद निमोनिक वाले कोड में, ताकि ये आपको समझ में आए। ये इसके बाद जीरोस और 1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ तक कि आपको ये समझ में आएगा कि कैसे वैल्यूज़ कन्वर्ट हुई। अब इसमें 2 मॉड्यूल्स और थे, सिंबल टेबल। सिंबल टेबल कंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ ईच आइडेंटिफायर एंड इट्स एट्रीब्यूट। जो भी आइडेंटिफायर्स आ रहे हैं उनके जो वैल्यूज़ होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको अटैच करना पड़ता है। इससे क्या होता है, हमें ये समझ में आता है कि काम कैसे हो रहा है। और एट्रीब्यूट्स कौन कौन से एट्रीब्यूट अटैच होते हैं, उसका टाइप और उसका स्कोप। फॉर एग्जाम्पल जैसे 231 पे एक 231 इज द एक सिंबल टेबल है, 231 इज द नंबर ऑफ द एंट्री, सीरियल नंबर ऑफ द, और यहाँ पे कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू 5
कांस्टेंट है, इंटीजर है और वैल्यू इज इक्वल टू 5। और दूसरा 642 पे जो वैल्यू है वो कौन सी है, लेबल की है और उसकी वैल्यू है 100, यहाँ गो टू 100 करेगा। 782 पे आइडेंटिफायर इंटीजर वैल्यू है मैक्स। तो इस तरह वैल्यूज़ को यहाँ सेव किया जाता है। और एरर हैंडलर क्या करता है, किसी भी रूटीन, ये रूटीन को कॉल किया जाता है जब एक किसी भी फेज़ में एरर आई, एक फेज़ में एरर आएगी और आप उसको करेक्ट नहीं करोगे तो वो नेक्स्ट पे पास ऑन हो जाएगी। किस तरह की एरर्स फाइंड की जाती हैं, लेक्सिकल एनालाइजर डिटेक्ट करता है एरर जब इलीगल वर्ड्स ऑकर्स दैट डू नॉट फॉर्म एनी टोकन ऑफ द लैंग्वेज। इस अगर कोई भी टोकन नहीं बन सकता तो ये वाली एरर लेक्सिकल एनालाइजर फेज में डिटेक्ट होती है। सिंटेक्स एनालाइजर फेज में कौन सी एरर डिटेक्ट होती है, जो कि स्टेटमेंट्स आते हैं लेकिन वो ग्रामर के हिसाब से नहीं है लैंग्वेज के, तो वहाँ पे वो एरर्स आती हैं। सिमेंटिक एनालाइजर क्या करता है, अगर ये एरर तब शो करता है जब जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा है वो लेक्सिकली करेक्ट है, सिंटैक्टिकली भी करेक्ट है, लेकिन उनका कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। इट शोज एरर व्हेन देयर इज नो मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट्स लाइक एडिशन ऑफ टू आइडेंटिफायर्स इन विच वन इज द नेम ऑफ द एरे एंड अनदर इज द नेम ऑफ द प्रोसीजर। क्या आपने एरे के नेम और फंक्शन या प्रोसीजर के नेम को ऐड कर सकते हैं, नहीं। तो इस तरह की एरर्स जो है वो सिमेंटिक एनालाइजर फेज में इनकाउंटर होती हैं, लेकिन ये एरर्स लेक्सिकल और सिंटैक्स में नहीं आएंगी। कोड ऑप्टिमाइजर क्या करता है, एरर अगर पर्टिकुलर ब्लॉक पे ऑफ स्टेटमेंट्स पे अगर आप नहीं जा पाएंगे तब एरर मिलेगी। और कोड जनरेटर क्या करता है, इट मे गिव एरर ड्यू टू आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल देयर मे एग्जिस्ट अ वर्ड विच इज टू लार्ज टू बी फिट इन अ वर्ड। मतलब ऐसे अगर 32 बिट की वैल्यू है और कैलकुलेशन में 64 बिट की वैल्यू आ रही है तो वो नहीं आ सकती। तो इस तरह की जो एरर होती है वो कोड जनरेटर चीज़ पे, कोड जनरेशन वाली फीस पे इनकाउंटर होती है, तो आपको वो करेक्ट करेंगे। तो दिस इज ओवरऑल द डिफरेंट फेजेस ऑफ द कंपाइलर अलॉन्ग विद द 2 मॉड्यूल, सिंपल टेबल मैनेजर एंड एरर हैंडलर। इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन एक आता ही है और ये जिस्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए फेजेस ऑफ द कंपाइलर। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वी विल सी द लेक्सिकल एनालाइजर फेज को डिटेल में देखेंगे किस तरह वर्किंग हो रही है।